with millions of views and millions of followers, millions of heart जो जीतते हैं रोज, मेरा जीत के बैठे हैं तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम। और मुझे अब यहाँ पे थोड़ा घर सा फील होने लग गया, तो मैं बैठ जा रहा हूँ आराम से। तो on his anniversary, how did that इम्तियाज अली शो, तमाशा शो happened? मेरे तमाशा के दोस्तों, हमारे सुकून का बस यही राज है, मुझे इत्मीनान है कि इम्तियाज है। ये लो देख लो, ये इश्क है, ये वस्ल है, ये हिज्र। ये लो देख लो, ये इश्क है, ये वस्ल है, ये हिज्र। अब लौट चले आओ, बहुत काम बाकी है। वो निकली लब्बन सतलज, त्यो ब्यास तैर गई, की रावी की चेलम की चनाब तर गई। वो निकली लब्बन सतलज, त्यो ब्यास तैर गई, की रावी की चेलम की चनाब तर गई। उन्हें परया मिनू इंज, जिवें मिन्नू पंजाब कर गई। So Amandeep, why your name has ख्याल in it? It's a very random story. बेसिकली जब मैं स्कूल में था, इनफैक्ट जब मैं कॉलेज में था, तो मैं फेसबुक पर इंग्लिश में कोट्स लिखता था और उसके सामने हैशटैग यूज करता था रैंडम थॉट्स। अब ऐसा हुआ कि वो इतने कॉमन थे कि कोई भी उसे कॉपी कर लेता था। और मैं उड़ीसा में था, तो वहाँ लोगों की हिंदी कंपैरेटिवली थोड़ी उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो मैंने कहा मैं हिंदी और उर्दू में कुछ लिखना शुरू करूंगा जो कॉपी ना कर सके। एंड आई स्टार्टेड राइटिंग थिंग्स अंडर द हैशटैग ख्याल। फिर इंस्टाग्राम शुरू किया, तो मैंने कहा यार कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो सब में कॉमन हो, तो मैंने ख्याल 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 सब जगह डाल दिया। अब यही है। पोइट्री और शायरी की शुरुआत होती है कॉम्प्लीमेंट से, जी है ना? तो मैं चाहती हूँ आप पहले मेरे OOTD पर कॉम्प्लीमेंट करो। ये तो सुनिए, कुछ ऐसा है कि उन जुल्फों को जरा आहिस्ता से लेना अपने कानों के पीछे, उन जुल्फों को जरा आहिस्ता से लेना अपने कानों के पीछे, उन पर अटकी मेरी नजरें कहीं गिर न जाए जमीन पर। अब मैंने आपकी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे देखी थी जो रिसेंट रील है, एंड मैंने 4 लोगों को पकड़ के दिखाई है वो, एंड दैट वाज इम्तियाज अली। मेरे तमाशा के दोस्तों, हमारे सुकून का बस यही राज है, मुझे इत्मीनान है कि इम्तियाज है। एंड टुडे इज 1st of April। आज गूगल पे वो ट्रेंड कर रहे हैं। ही हैज कंप्लीटेड 20 years in Bollywood industry। तो on his anniversary, how did that इम्तियाज अली शो, तमाशा शो happened? And your like आपने जो उसमें contribute किया है, that's speechless, like it made me speechless। Imtiaz Ali has always been an inspiration because we come from the same place. जमशेदपुर के हैं वो भी, और बहुत वक्त तक नहीं पता था मुझे कि वो जमशेदपुर से हैं। एंड मैंने तमाशा देखी थी, एंड तमाशा वाज अ लाइफ चेंजिंग इवेंट फॉर मी। मैं कॉलेज 3rd ईयर में था, मैं वो मूवी देखकर बाहर निकलता और मुझे समझ में आता है कि भाई जॉब लग गई थी मेरी, 3 जॉब्स थी मेरे हाथ में। अब लाइक ये नहीं करना है, I don't want to get into that rat race, and that movie was something which, as जैसे आप मुझे कह रहे थे कि कभी कोई एक चीज़ मिल जाती है जो आपको ज़िंदगी के रास्ते में आगे ले जाती है, तमाशा was that for me, and I always wanted to thank him, so that was my dedication। लक्ष्य करके हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त है, लक्ष्य माहेश्वरी, उन्होंने वो शो ऑर्गेनाइज किया था, एंड लक्ष्य न्यू दैट तमाशा हैज़ इम्पैक्टेड मी। एंड मैं इम्तियाज सर से पहले 1-2 दफ़ा मिल चुका था, बट आई नेवर हैड द प्रिविलेज ऑफ परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। तो लक्ष्य ने कहा कि भाई ऐसा कर रहे हैं, आप आओगे? मैंने कहा ऑफ कोर्स, एंड आई रोट दैट पीस। इट वाज एक्चुअली प्री रिटन, बट आई थॉट दिस इज द मोमेंट व्हेन आई हैव टू शेयर, एंड इट जस्ट हैपेंड। Last 2 lines for it। अच्छा, उसमें 2-3 लास्ट 2 लाइन्स थी, वो कुछ इम्प्रोव भी हुई थी। जो सबसे फेवरेट लाइन मेरी वही थी कि मुझे इत्मीनान है कि इम्तियाज है। हाँ। वो एक्चुअली उसकी कहानी कुछ और है। मैं लगभग 3 साल पहले मुंबई में एक फेस्टिवल होता है जिसका नाम है स्पोकन फेस्ट, उसमें इम्तियाज सर आए थे और हम अटेंड कर रहे थे वो, और मुझे नहीं पता था क्या करना था। तो मैंने एक खत लिखा था उन्हें, हैंड रिटन। मुझे बहुत शौक है, मैं अभी भी लिखता हूँ अपने लोगों के लिए। हैंड रिटन खत था और उसमें एक नज़्म लिखी थी, उस नज़्म की आखिरी लाइन थी वो, तो मैंने उससे अपने इस लाइव शो में इंटीग्रेट किया था। पर नज़्म भी आपने लिखी? मैंने लिखी थी वो, मैंने अपने हाथ से उनको लिख कर दी थी, और अब मुझे पता नहीं, मैंने कभी पूछा भी नहीं उनसे कि उन्होंने वो पढ़ी या उनके पास है, पर उसकी आखिरी लाइन वो थी कि मुझे इत्मीनान है कि इम्तियाज़ है। बहुत खूबसूरत है, एकदम दिल को लगी थी वो बात। शुक्रिया। अच्छा अमनदीप, हम आपकी शायरी सुनते हैं, पोइट्री सुनते हैं, आपके ख्याल हमारे ख्यालों तक आते हैं, लेकिन
what has been your favorite genre of poetry? आई थिंक जो गज़ल, जो शेर, जो नज़्म इतनी सिंपल है, जो आपको पूरी तरह एकदम वो नॉट इन द राइट कॉन्टेक्स्ट बट पूरी तरह आपको नंगा कर दे किसी के सामने, जो आप असली रूप में एक इंसान हो वो बना दे, तो मुझे वो पसंद है। चाहे वो 2 लाइन हो, चाहे वो एक पूरी नज़्म हो। जैसे जावेद साहब का एक शेर है कि अक्ल कहती कि दुनिया मिलती है बाजार में, अक्ल कहती कि दुनिया मिलती है बाजार में, दिल मगर ये कहता है कुछ और बेहतर देखिए। इट्स सो सिंपल येट सो ब्यूटिफुल। तो मुझे वैसे ही पसंद है। अब वो चाहे रोमांटिक हो, पेट्रियाटिक हो या कंफ्यूजिंग हो, जो भी हो। कि शायरी इंसान तब पढ़ता है जब वो प्यार में पढ़ता है या वो प्यार में टूटता है, तब वो शायर बनता है या शायरियाँ पढ़ता है, पोइट्रीज पढ़ता है, कनेक्ट करना शुरू हो जाता है। हाउ डू यू थिंक कि ये किस हद तक सच है? गुलजार साहब एक बात कहते हैं कि शायरों की एक बड़ी अजीब आदत है कि उनके लिए सुख बहुत जल्दी बीत जाता है और दुख ज़रा ठहर कर जाता है। तो जैसी भी चीज़ हो जिसमें आप दुख को अपने पास खींच के रखते हैं, हालांकि मोहब्बत सुख की बात है, पर उसमें यही कि आप 1000 खुशकिस्मतियों को नज़रअंदाज करके वो एक गलती पकड़ते हैं। तो शायर वहीं से आते हैं जहाँ दुख मिलता है आपको, और शायद वो ज़रूरी है, वो एक तरीका है। आप खुशियाँ भी व्यतीत करते हैं शायरी के ज़रिए, पर दुख जितना लोगों को जोड़ता है शायद खुशी नहीं जोड़ पाती है, तो वहाँ से शायरी आती है। मुझे लगता है दुख जो है जब वो शब्दों में पिरोया जाता है वो तब शायरी बन जाता है। बिल्कुल सही। एनी प्रकार ऑफ दुख। बिल्कुल सही। एंड मुझे दिल टूटे आशिक वाली जो आशिकों वाली पोइट्रीज होती है ना, शायरीज होती हैं, मुझे बड़ी पसंद है। हालांकि आई एम वेरी हैप्पी इन माय लाइफ सिंगल, लेकिन जब वो ऐसा कुछ दिखता है ना, मुझे मेरा पुराना पास्ट 4 साल पुराना ट्रॉमा ऐसे याद आता है। मैं ऐसे उससे कनेक्ट करती हूँ कि हाँ, कितना सच लिखा है यहाँ पे, कितना सच लिखा है। मुझे पता नहीं किसने कही है, मतलब किसने लिखी है ये शायरी। ना जख्म भरे शराब नाकाम हुई, ना जख्म भरे शराब नाकाम हुई, ना वो वापस लौटा, ना मोहब्बत दोबारा हुई। ये कल ही मैंने कुछ पढ़ी थी, जावेद साहब की थी, कि ये लो देख लो ये इश्क है, ये वस्ल है, ये हिज्र। ये लो देख लो ये इश्क है, ये वस्ल है, ये हिज्र, अब लौट चले आओ बहुत काम बाकी है। जो पुराने जितने भी शायर निकले हैं, है ना, आपने इतने इतने बड़े बड़े नाम ले लिए, मैं तो नाम शायद ले भी नहीं पाऊंगी उनके। इन सब में से हु इज दैट वन पर्सन, वन आर्टिस्ट जिसने आपको ऐसे टॉप नॉच लेवल पर इंस्पायर किया है टू राइट, टू रीड, टू परफॉर्म? मैं एक नहीं बोल पाऊंगा ये, मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा, बट आई विल टेल यू अ कपल ऑफ देम इफ यू मे। सबसे पहला शेर जो मैंने कभी सुना और समझा और याद किया वो राहत इंदौरी साहब का था। मैं क्लास 5th में था एंड सब टीवी पर एक शो आता था, वाह वाह क्या बात है, और उसमें राहत साहब को पहली बार देखा था और उन्होंने वो 2 लाइन पढ़ी और मैं पागल हो गया कि ये इंसान कोई ऐसा कैसे लिख सकता है। और वो ये थी कि रोज़ तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, रोज़ तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। एंड दिस इज, मतलब कौन सोचता है, तो वो मुझे तब याद हुई थी। फिर कट टू फ्यू इयर्स लेटर आई हैड द प्रिविलेज टू परफॉर्म विद हिम एंड बहुत मज़ा आया था। एंड जावेद साहब, आई थिंक ही इज़ अ वेरी वेरी बिग इंस्पिरेशन टू मी। कोइंसिडेंटली मैं अपना जन्मदिन उनके साथ शेयर करता हूँ, तो उस वजह से एक इंक्लिनेशन है। और अभी जैसे जैसे धीरे धीरे आप पढ़ते हैं तो आप और गहरा होते जाते हैं। फैज़ से मोहब्बत है। आधी चीज़ें विथ ऑल ड्यू ऑनेस्टी एंड रिस्पेक्ट मुझे अभी भी समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो इतनी गहरी है, इतनी शालीन शुद्ध उर्दू में लिखी हुई कि मुझे भी नहीं आती है, पर जितना पढ़ पाता हूँ, जितना समझ पाता हूँ, बेहद खूबसूरत। और गालिब को पढ़ना है, पर अभी तक मैं नहीं मानता कि मेरी हैसियत हुई है गालिब को पढ़ने की। बहुत कठिन है, पर उनके कुछ कुछ आशार माशाअल्लाह आप बैठे रहेंगे और सोचते रहेंगे। जैसे उनका फेवरेट है मेरा कि ये एक सेकंड, हाँ, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। Everything in this world can come in this.
कि आपको किसी एक चीज़ की हकीकत पता है पर आप एक झूठा दिलासा दे रहे हो खुद को, या आपको उसकी हकीकत पता है और आप खुद को समझा रहे हो, अब वो दिलासा सच्चा है झूठा वो भी नहीं बता रहे वो। तो ये हैं कुछ गिने चुने। बहुत ट्विस्टेड और बहुत सिंपल। बहुत सिंपल। बहुत सिंपल। अमनदीप, आपका जन्म जमशेदपुर में हुआ है। हमने आपकी शायरियाँ हिंदी उर्दू में सुनी है, जी। पंजाबी में? पंजाबी च ना मैं लिखता हूँ बहुत घट। एक तो मेरी पंजाबी पूरी पक्की नहीं है, मेरी पंजाबी च थोड़ी जी भोजपुरी आती है विच इज़ वेरी वियर्ड। पर मेरे नाल होया इदा है कि मैं सिखवा, मैं सवेरे कैथलिक स्कूल पढ़न जाता है, शाम ਨੂੰ मैं भोजपुरी और हिंदी और बिहारी बोलने वाले दोस्तों ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਡਾਟੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਛਿੱਤਰ। ਹਾਂ, ਛਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਹੈ। पर कुछ कुछ एक दो चीज़ा लिखिया हुआ, एक जो मैंने बहुत पसंद है कि वो निकली लब्बन सतलज ते वो ब्यास तैर गई, की रावी की चेलम की चनाब तर गई। वो निकली लब्बन सतलज ते वो ब्यास तैर गई, की रावी की चेलम की चनाब तर गई। उन्हें भरिया मैनू इंज जिवें मैनू पंजाब कर गई। वाओ, so beautiful, so beautiful। तो कोशिश हैगी है जी कि मैं होर पंजाबी पढ़ा। सॉरी टू से बट मैनू गुरमुखी पढ़नी नहीं आती है बिकॉज ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਖਰ ਆ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਨਫੈਕਟ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾ ਲਾ, ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਗੁਏजेस ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਨੋ ਅਰਾਊਂਡ 6 ਲੈਂਗੁਏजेस which is Punjabi, Hindi, English, Odia, because I studied in Odisha for 4 years. So I can speak Odia fluently, which is very weird for a Punjabi boy. I understand Bengali very much because my mother was brought up in Bengali culture. She's a Punjabi but brought up in Bengali culture. जमशेदपुर में बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है and भोजपुरी. तो ये 6 लैंग्वेजेस के बीच में थोड़ी मशक्क़त हो जाती है। मैं स्टार्ट किया था उर्दू सीखना, मैं अलिफ बे पे टे से ऊपर नहीं पहुंच पाए। से मैंने पर्शियन सीखना शुरू किया था सरताज साहब की वजह से। बिग सरताज फैन, वेरी बिग। मतलब मैंने अभी उनका कॉन्सर्ट दोबारा अटेंड किया और उस दिन मुझे समझ आया कि मैं कितना बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरी 2 फ्रेंड्स थी, वो दोनों पंजाबी सिंगर्स हैं एंड उनसे ज़्यादा लिरिक्स मुझे आते थे एंड मैं देख रहे हो कितना फॉलो करता हूँ इनको। सो ही केम टू आवर ऑफिस, सितंबर में उनका कॉन्सर्ट था एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू होस्ट फॉर हिम एंड मैंने जेन्युइनली उनको ये बोला कि मैं रोज़ सुबह जब तैयार होती हूँ मैं वो सुनती हूँ, इबादत कर उनके नाल गल बनती है। मुझे लग रहा है आज बन गई है और मुझे लग रहा है आज बन गई है कि दिस इज माय ट्रूथ ऑफ द डे। ओ गॉड, मेरा सेम था, मैं साई बजाता था। दैट वाज अ रिचुअल, साई बजेगा। इट वाज एग्जैक्टली 8 मिनट समथिंग है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या हाँ 8 मिनट समथिंग है एंड दैट वाज माय ट्रिगर कि इतनी देर में ये सारे काम हो जाने चाहिए। वो साई बज रहा है पीछे। वाओ, लव दैट पर्सन, लाइक लव हिम। अच्छा, ये तो हो गई पुराने शायरों की बात, पोट्स की बात। पंजाब में एक्चुअली अमृता प्रीतम, हैवंट यू रेड अमृता प्रीतम, शिव कुमार बटालवी? बटालवी साहब को मैंने बहुत कम पढ़ा है क्योंकि मुझे नहीं मिली उनका खैर लेख है, हाँ जी, और है भी नहीं उनका, काफ़ी तो जला दिया गया था। अमृता प्रीतम, आप पूछिए क्या पूछना है। अरे हाँ, मतलब मैं इतिहास में हाँ सुना जी, था। मतलब अमृता जी की ऐसी ऐसी नज़में मुझे पसंद है। इनफैक्ट आई वाज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बिल्डिंग अ शो अराउंड अमृता जी एंड इमरोज। लव हर वर्क, आई हैव रेड हर लाइफ। पूरा लेख तो नहीं पढ़ पाया हूँ पर उनकी बहुत सारी नज़में, मतलब कि मुझको एक सेकंड वो है तो तुम्हारा मिलना ऐसा होता है, हाँ सॉरी, तुम्हारा मिलना ऐसा होता है जैसे कोई हथेली पर एक वक्त की रोज़ी रखते। कौन लिख सकता है ऐसा? उनकी एक बहुत अंडररेटेड नज़्म है अप्सरा। अप्सरा ओ अप्सरा, शहज़ादी ओ शहज़ादी, विंसेंट की गोरी तो सच क्यों नहीं होती, ये कैसा हुस्न, ये कैसी अभिसारिका, अपने किसी महबूब की तुम बात क्यों नहीं सुनती। तो ये उस हिंदी वाला वर्जन है। फिर एक है जो मुझे बेहद पसंद है, उनकी ना एक किताब है, एक किताब है दस्तावेज़, जो ख़त है उनके इमरोज़ को लिखे हुए, और उनकी वजह से ओके। तो मेरे पास एक ब्लू कलर की बाइक है और उसका नाम मैंने नीली रखा है। हिंदी में नीली और अंग्रेज़ी में यूजन बुलाते हैं।
नीली इसलिए रखा है क्योंकि अमृता और इमरोज की जो पहली गाड़ी थी वो मारुति 800 थी और नीली रंग की थी। और उन्होंने नीली इसलिए रखा था क्योंकि रांझा जब हीर से मिलने जाते थे वो जिस घोड़ी पर बैठ कर जाते थे उसका नाम नीली था। Oh, so it's a universe of vehicles, blue vehicles. ऑलवेज। सो बहुत प्यारी उनकी वो किताब है दस्तावेज। मैंने वो पढ़ी है पर मैंने उसके आज तक आखिरी 4 पन्ने पढ़े ही नहीं है क्योंकि मुझे डर है कि ये किताब खत्म हो जाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। That fear is real. That fear is so real. मतलब even if I'm reading a book और मुझे वो बहुत अच्छी लग गई है, मैं उसे छोड़ दूंगी कि मुझे खत्म नहीं करनी है, कंप्लीट नहीं करनी है। अमृता जी तो like, बहुत बहुत मतलब क्या बताऊं। अच्छा, ये तो हो गए पुराने शायर। हाँ जी। जो आज के दौर के पोएट्स हैं, जी। जो मैं कह सकती हूँ आपके कलीग्स हैं, हाँ जी। उनमें से आपको कौन पसंद है? कौन पसंद है? सब प्यारे हैं, मतलब बहुत प्यारे हैं। और सबसे खूबसूरत बात ये है जो हम लोग हैं, हम सबको पता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। 7 साल हो गए करते हुए, आज भी हम जब पलट कर देखते हो लगता है अरे यार कहाँ थे कहाँ हैं। और आज भी हर एक शख्स पूरी ईमानदारी से ये कहता है कि हम अब भी सीख रहे हैं। नायाब बहुत अच्छी दोस्त है, नायाब की, हाँ नायाब है, निधि करके एक है, निधि नारवाल यहीं रहती हैं, वनिका, यहया, जय है, ओल्ड स्कूल बास्टर्ड उर्फ जय, और एक थोड़े हमसे सीनियर हैं, गौरव त्रिपाठी नाम है उनका। अब वो कम लिखते हैं पर वो पहले बहुत लिखते थे। राकेश तिवारी करके हैं, मोहम्मद सादरी वाला, जिन्हें देखकर हमने लिखना शुरू किया। तो ये बहुत प्यारे लोग हैं। शुभम श्याम करके एक दोस्त है, उन्होंने लिखा है बहुत, ऑलमोस्ट इबादत में जो है वैसा है ऑलमोस्ट कि कोशिश करो हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, ऐसे करके एक लिखा है उनका पीस, बहुत प्यारा है। तो एवरीवन लाइक आई लव ऑल ऑफ देम एंड हम रोज़ कुछ नया लिखते हैं, रोज़ कुछ सीखते हैं। इनफैक्ट हम सब एक दूसरे को अपनी लिखी हुई नज़में भेजते हैं और वो प्रूफ रीडिंग कराते हैं कि यार सुनो यार ये अच्छी लग रही है, अच्छा मुझे लग रहा है ना यहाँ पर मैं वो कर सकता हूँ, तुम बताओ क्या है। इनफैक्ट अभी रास्ते में आते आते हम निधि से बात कर रहा था मैं, तो वैसा सब प्यारे हैं। ओल्ड स्कूल बास्टर्ड की एक बहुत ही प्यारी शायरी है, हाँ जी, हाँ जी। जिस पे मैं कल रात को ही स्टॉक कर रही थी खुद को ही, और बहुत पुरानी, जिस पे ना मैंने हैंड जेस्चर कुछ डांस वांस किया हुआ था उनकी शायरी पे। एंड दैट वाज, एक ख्वाब की कश्ती, एक ख्वाब की कश्ती जिसे रखती हो किनारे पर कैद, उसे मौज में उतर जाने दो, हम रहबर बनकर आए हैं। बस इतना ही याद था, पर बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। एंड इट अगेन यू नो रेजुविनेटेड, वो जो ख्वाब की बात की गई है, ड्रीम्स की बात की गई है, अगेन वी ऑल स्टार्टेड 7-8 years बैक एंड नाउ दैट आई सी अभी भी कितना शुरू हुआ है। We didn't come this far to just come this far. तो विजय राज का मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, विजय राज ने बोला कि जो स्ट्रगल है ना, वो स्ट्रगल उस चौकीदार की है जो अपने 4 बच्चे पाल रहा है 12,000 सैलरी में। द वन who's got the choice to choose कि वो अपने क्रिएटिविटी से कमा सकते हैं, या फिर चूज करने का मौका दिया गया है कि कौन सा काम करना है जिसमें मन लग रहा है, दैट इज अ प्रिविलेज, लग्जरी। What is your take and how's been your struggle of struggle? Honestly, very true. जो उन्होंने कहा है कि मैं सुबह उठकर ये फैसला कर सकता हूँ कि आज मुझे ये करना है कि नहीं, and that will not impact on the life that I am living, at least for that day, is a privilege. सब नहीं कर पाते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ शुक्रगुजार हूँ। Honestly, when I look back, I don't call it my struggle days. I call the days when I figured out what I want to do. And वो मेहनत जो भी जैसे भी की है, वो इस जगह पर लाई है कि अब मैं अपने मन से चीज़ें कर सकता हूँ। And I'm thankful to everyone who has been there, especially my family, because मैं सेकंड हूँ अपने घर में, मेरे भैया हैं, तो मेरे ऊपर वो फैमिली का प्रेशर नहीं आया कभी कि आपको पैसे कमाने हैं। लाइक टिल नाउ माई डैड इज स्टिल देयर, ही हैज़ 2 साल का जॉब अभी भी उनका है। भैया अर्न कर रहे हैं, भाभी है, सो दैट बेसिक नीड्स सबकी फुलफिल्ड है और किसी ने मुझ पर कोई प्रेशर ही नहीं डाला। ऑब्वियसली दे ऑलवेज आस्क्ड मी कि क्या कर रहे हो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे आज भी नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। एंड अगर आप जो काम तहे दिल से पसंद करते हैं, जो आपको काम नहीं मौज लगता है, उससे अपना घर चला पा रहे हो, तो आप दुनिया के सबसे सुखी इंसान में से एक हो। अगर उसमें भी कंप्लेन कर रहे हो तो बहुत कठिन है दुनिया बाहर, हम सब देखते हैं।
तो वी आर प्रिविलेज्ड इन अ वे, यस। आई थिंक सो एज एन आर्टिस्ट मुझे ऐसा लगता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि इवन इफ हम हमेशा अपने ख्वाबों की तरफ दौड़ रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, पर जिस दिन काम नहीं कर रहे हैं ना, फॉर XYZ रीजन, बीमार भी हूँ अगर गलती से, तो ऐसे वो ओवर थिंकिंग का पहाड़, एंग्जाइटी होती, अरे आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट वर्किंग एट ऑल, मैं मेहनत ही नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ. हाउ डू यू कोप अप विद दैट? एंड स्पेशली आई थिंक सो रीडिंग हेल्प्स, बट फॉर पीपल लाइक मी जिनका लिखने में और पढ़ने में थोड़ा हाथ स्लो है, हाउ डू यू कोप अप एंड हाउ वुड यू आस्क पीपल टू कोप अप विद इट? बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है एज आर्टिस्ट, जो हम हर एक इंसान मुझे लगता है नज़रअंदाज करता है. कोई भी एक इंसान काम कर रहा है, चाहे आप एक चौकीदार की बात करें, एक कॉरपोरेट की बात करें, या आर्मी ऑफिशियल्स की बात करें, या किसी भी एक फील्ड में, उन सबके पास एक डेफिनेट टाइम होता है ड्यूटी ऑन और ऑफ होने का. अंडर सर्टेन कंडीशंस वो फ्लेक्सिबल हो सकता है, बट इन जनरल अगर हम बात करें तो सबके पास एक डेफिनेट टाइम होता है. ये आर्टिस्ट और क्रिएटिव लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो टाइम डिफाइन नहीं करते. तो एक भी दिन हम रात में 12 बजे भी सोचते रहते कि यार कुछ कर लेते हैं अभी. और उस वजह से क्या होता है कि जब भी हम कुछ नहीं करते तो हमारा ध्यान वहां रहता है कि हम कुछ कर क्यों ना ले. तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि एवरी मंडे आई गिव माई सेल्फ एन ऑफ. एवरी मंडे, until and unless I have something very important to do or attend, या मैं अपने आप को मंडे ऑफ देता हूँ और मैं कुछ नहीं करता हूँ. पढ़ने की भी कोशिश इग्नोर करता हूँ, although I love reading a lot. फिल्म देखता हूँ या कुछ करता हूँ, एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू डू दैट. क्योंकि एक बार मुझे ये बात दो अलग अलग लोगों ने, दो बहुत ही नामी गिरामी लोगों ने अलग अलग लाइफ टाइम में बताई है मुझे, मतलब लाइफ के टाइम्स में. एक बार जाकिर भाई ने, मैं एक शो करके आया था, जाकिर भाई वो शो देख रहे थे, कॉर्पोरेट शो था, वो आए थे वहाँ पर, मेरा 10 मिनट का स्लॉट था, एंड देन वी बोथ स्टूड देयर एंड वी हैड अ कॉन्वर्सेशन फॉर हाफ एन आवर 40 मिनट्स, एंड ही सेड दैट एग्जैक्ट सेम थिंग जो कुछ सालों बाद मुझे वरुण सर ने एक बार कही थी, वरुण ग्रोवर जी ने, कि एज एन आर्टिस्ट आप ना एक बहुत बड़े वेल हैं, कुएँ हैं, आप हर रोज़ उसमें से पानी निकालते हैं, एक वक्त आएगा पानी ख़त्म हो जाएगा, आपको उसमें पानी डालना पड़ेगा, आपको बारिश में भीगना पड़ेगा बिना ये सोचे कि पानी निकालना है. तो वो जो भीगने का काम है, वो आपको कुछ ऐसा आर्ट फॉर्म, कुछ ऐसी चीज़ ढूंढनी होगी, 3 ऐसी चीज़ें जो आपके आर्ट फॉर्म से डायरेक्टली ना डिपेंडेंट हो. वो करिए मन लगाकर, बिना सोचकर, मौज के लिए, तो वो आपको फुलफिलिंग करेंगे. एग्जाम्पल, वरुण जी इज़ अ बिग फूडी. तो खाना, अगर आप उनकी इंस्टाग्राम स्टोरीज देखेंगे तो वो फूड बन रहा है, उस पे खाना, वो सब घूमना उन्हें पसंद है. जाकिर भाई पे जाओगे तो क्रिकेट और सितार बजाना या गाने, दे आर समहाउ डिपेंडेंट, जुड़ा हुआ है सब कुछ, पर वो उनका अलग शौक है, और वो उस शौक को इसलिए परस्यू नहीं करते कि वो यहाँ हेल्प करेगा. तो मुझे वैसा, मैं कोशिश कर रहा हूँ ढूंढने की. मुझे ट्रैवलिंग पसंद है तो मैं वो कोशिश करता हूँ. रीडिंग बहुत अच्छी लगती है, बट इट इज़ डिपेंडेंट, पर वो मैं जब पढ़ने बैठता हूँ तो मैं सारी चीज़ें भूल जाता हूँ. तो वो हमें करना होगा, और वो ज़रूरी है मंडे ऑफ्स लेना, या सैटरडे संडे जब भी आपको मिले. नेशनल पोइट्री मंथ शुरू हो रहा है, और मुझे आपकी स्टोरी से पता लगा कि वो शुरू हो रहा है. बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोगों को पढ़ना चाहिए. जितना दर्द शायद एक नॉवल पढ़ने में वक्त लगता है, आई थिंक सो पुश लगता है, पर वो शायरी, वो 2 लाइनें जो है वो हमें सुकून, सेटिस्फाई कर देती हैं. बिल्कुल. हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू रीड शायरी और रीड एनीथिंग. हम एज ह्यूमन बीइंग्स अपने दिल की बात कभी भी फ्लुएंटली नहीं कह सकते, कोई भी हो, वो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन होता है. पर कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप जैसा सोच रहे हैं हूबहू वैसा किसी ने लिखा हुआ है, वो उनके लॉस्ट इन ट्रांसलेशन में शायद खोया है, पर आपके लिए सटीक है. तो अगर आप ढूंढना चाहते हैं खुद को और थोड़ा बेहतर जानना चाहते हैं खुद को, तो पढ़िए. पूरी दुनिया घूमना किसी के लिए भी मुनासिब या पॉसिबल नहीं है, पर आप किताबें पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपने दुनिया देख ली है. एक अलग वर्ल्ड में ले जाते हैं. सो दिस नेशनल पोइट्री मंथ, यस, रीड एज मच एज यू कैन, ऑल्सो ट्राई टू राइट. सो क्योंकि द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल पोइट्री राइटिंग मंथ जो मैं मानता हूँ वो ये कि मैं हर रोज़ कलम पकड़ के लिख रहा हूँ. मैं 30 दिन लिखूंगा, मैं श्योर हूँ कि कम से कम उसमें से 10 दिन में वाहियात लिखूंगा कुछ, लेकिन वो 10 दिन का जो वाहियातपन मैंने लिखा है वो मुझे उन 3 खूबसूरत नज़मों तक ज़रूर पहुँचाएगा जो मैं बीच के किसी 3 दिनों पर लिखूंगा. तो कोशिश करिए. जो लोग बोलते हैं कि हमें लिखना है, ये है वो, और सब साथ में लिखते हैं, तो आप लिख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं.
एज कोटेड बाय जाकिर खान, हर पत्थर से आम टूटे ज़रूरी नहीं, लेकिन कुछ पत्थर कोशिशों के लिए भी कोशिशों के होते लिए। हैं। दुष्यंत कुमार जी का है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। वेरी ट्रू। जाकिर भाई तो लव हिज वर्क यार, मुझे उनका लेटेस्ट स्पेशल देखना है। I saw it, it's amazing. It's amazing? It's amazing. I've seen it live once, so I'm waiting, थोड़ा छुट्टी वाले दिन देखूंगा। तो फिर देख तो लिया, लाइव ही देख लिया आपने। नहीं नहीं, तो वो अलग है, दोनों बहुत नाउ आई वॉच इट एज माई स्टडी कि लाइव में तो ये था, यहाँ इतना कट हुआ है या इतना क्रिस्प हुआ है, फिर मेरे में मदद होगी। बात तो सही है। वैसे मुझे एक बड़ा ऐसे फनी सा मेरा क्वेश्चन है, तो एक्चुअली थोड़ा मेरे पे भी है ये, कि जब आपने इतने शोज कर लिए, आप लिखते हो, मैं मानती हूँ आप अभी भी सीख रहे हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू अस तो यू आर द लेजेंड्स, अकॉर्डिंग टू अस लाइक ले मैन, यू नो। तो हम वहाँ तक भी नहीं पहुँचे अभी लिखने में, हालांकि कोई ऐसे कंपटीशन ही नहीं है, अच्छा लगता है आपको सुनना, अच्छा लगता है पढ़ना, कनेक्ट होता है, रियलिटी लगता है। लेकिन जब आप किसी की जी बकवास शायरियाँ सुनते हो जी। तो उस पर कैसे रिएक्ट करते हो? हम भी हंसी मजाक करते हैं और यू वोंट बिलीव, सो हम खुद बैठ कर लिखते हैं ये खराब चीज है। नहीं, जैसे somebody come, कोई आपके पास आया और उसने बोला कि आप जरा मेरी शायरी सुना, और वो बड़ी से सीरियसनेस से आया कि आप प्लीज क्रिटिसाइज करो, अब मुझे बताओ कैसा है, या फिर सम जूनियर, सम कॉलेज बड़ी जिसका भी अभी दिल टूटा है, वो उसने 2-3 शायरियाँ ऐसे ही किसी की अपनी खुद की ही नॉर्मल लैंग्वेज में लिख दी, तो आप उससे क्या कहते हो? आपकी हंसी निकलती है, क्या करते हो? मैं बहुत अलग जवाब दूंगा इसका। ऑनेस्टली आई डोंट हियर व्हाट दे आर सेइंग, आई ट्राई टू सी हाउ दे आर सेइंग इट। अगर वो ईमानदारी से आ रहा है तो वो अच्छी है, मेरे लिए वो है। क्योंकि मैं ये हमेशा कहता हूँ कि जो भी टेक्निक है, जो भी रूल्स है, वो आपकी क्राफ्ट को बेहतर बनाने के लिए, वो आपकी क्राफ्ट नहीं है, आपकी क्राफ्ट आप है। अ रूल विल हेल्प यू टू मेक योर फिल्म, योर शायरी बेटर, बट द कोर ऑफ इट इज यू, व्हाट यू आर सेइंग इट। सो आई लाइक टू लुक एट यू, इफ दैट इज नाइस, बाकी आप सीख जाओगे। तो परफॉर्म कैसे करना है, वो आप सीख जाओगे। यस, यू नो इम्तियाज सर का सबसे बड़ा फेक इट टिल इट मेक इट। ही वाज नेवर अ डायरेक्टर, ही वांटेड टू बी अ राइटर। उनको डायरेक्शन का दिया गया था एंड ही फेक्ड इट, and he faked it throughout and he became this good director. Very honestly, very simply, they should get the due, the credits and the monetary benefits. They should. क्योंकि चैट जीपीटी हो या किसी ने भी लिया है तो वो देखा है ना कहीं, आपको जहन में तो आपको आमद नहीं हुई है, आपने देखा है, आप इंस्पायर होते हो तो भी आप क्रेडिट देते हो, आपने तो कॉपी पेस्ट किया है, तो वो जरूर मिलना चाहिए एंड इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, एंड विद दैट आई थिंक सो। अरे हाँ, मैं ये भी बता देता हूँ, मेरा शो है। हाँ, मैं वही बताने लगी हूँ, अच्छा। मैं वही बताने लगी हूँ मुझे कि भी याद जितनी हमने गुफ्तगू यहाँ पर करी है, जितनी आपने मेरे मुंह से उर्दू के शब्द सुन लिए हैं अब आज, इतने ही थे मेरे पास मेरे पास उर्दू तो के उतने, लफ्ज़। हाँ उर्दू के लफ्ज, ओके, मेरे पास उतने ही थे। लेकिन अगर आपको और सुनने हैं और शायरियाँ सुननी है और कनेक्ट होना है, ही इज योर स्टार। सो 4th को हम दिल्ली में शो कर रहे हैं, हमारा नया शो जिसका नाम है धक धक, और ये एक खूबसूरत सी कहानी है जो आपको मोहब्बत में इतना ज़्यादा विश्वास दिला देगी कि आप ना चाहते हुए भी मोहब्बत में पड़ जाएंगे। और ये कहानी आपकी है, सुना बस मैं रहा हूँ। 4th को गालिब ऑडिटोरियम में शो है हमारा, काफ़ी ज़्यादा टिकट्स जा चुकी है, आखिरी कुछ 30-40% टिकट्स बाकी हैं, तो ले लीजिए। अगर आप जल्दी ले लेंगे तो हम दोबारा एक और शो लगा पाएंगे, वरना ये तो हम कर ही रहे हैं। एंड डिटेल्स बुक माई शो पर आपको मिल जाएंगे। एंड विद दैट दिस वाज अमनदीप ख्याल। इनके ख्यालों के साथ विल रैप अप एंड हैप्पी नेशनल पोएट्री राइटिंग मंथ टू यू।